कॉमन केसेस जो कैंसर के इंडिया में पाए जा रहे हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर का जो एज था वो 60 में फीमेल्स में ज्यादा होते थे, आजकल वो ऊपर आते जा रहे हैं। 26 ईयर ओल्ड फीमेल, 23 ईयर ओल्ड फीमेल, एनल सेक्स का बहुत प्रमाण बढ़ गया है मेन टू मेन में, तो उनमें एक एनल वॉट बन सकता है। एनल वॉट के बाद वो कैंसर का एक रूप ले सकता है। इतने ज्यादा केसेस एकदम से कैसे बढ़ रहे हैं इंडिया में? सबसे बड़ा रीजन है पोल्यूशन। पेस्टिसाइड्स जो आजकल यूज हो रहे हैं, which we don't know and we are eating. Some of the items in the Indian kitchen that can cause cancer. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ चाइनीज वेल के साथ तो आप जो रेड कलर का चटनी खाते हैं, डर नहीं लगता है आपको उसको देख के ताकि आपको वह कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होगा। There is one myth कि कैंसर हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। Could this be a possibility? इंडिया में हम देख रहे हैं कि हर रोज लोग कैंसर से इफेक्ट हो रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से इफेक्ट होते हैं हर साल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने ज्यादा केसेस एकदम से कैसे बढ़ रहे हैं इंडिया में? It is a $1 million question. तो आई विल जस्ट रिलेट विद इंसिडेंट। लास्ट वीक मेरे पास एक मेल आया था अपनी मदर का रिपोर्ट लेके। शी हैड अ लंग कैंसर ओवर द राइट, 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर। द ट्यूमर हैज ग्रोन बियॉन्ड द डायफ्राम, reached into the abdomen. It has grown out of the chest also. I saw everything and उसके बाद उसके बेटे ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर मेरी मदर ने तो आज तक नॉर्मल घर का खाना खाया ना, टोबैको का कुछ हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है, फिर उनको क्यों हो रहा है कैंसर? तो मैंने उनको एक सबसे मेजर फैक्टर बताया कि आजकल कैंसर के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पोल्यूशन। अगर जैसे उसको लंग्स ये था, दैट्स व्हाई आई वाज फर्म इट कैन बी ड्यू टू अ पोल्यूशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन इज द फूड व्हिच वी आर टेकिंग। पेस्टिसाइड्स जो आजकल यूज हो रहे हैं, व्हिच वी डोंट नो एंड वी आर ईटिंग, एंड ऑल दैट इज अ प्राइमरी रीजन कॉजेज ऑफ कैंसर। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज ओबेसिटी। आजकल इंडिया में ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गया है। एवरी सेकेंड पर्सन इज ओबीज। ओबेसिटी या मोटापा क्या करता है कि बॉडी को एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में रखता है, जिसकी वजह से डीएनए म्यूटेशन ज़्यादा होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स बता रहा है आजकल ओबीस पर्सन में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ते जा रहा है। तो ओबेसिटी, इसके लिए आजकल वेट रिडक्शन करो बोला जा रहा है। ओबेसिटी के कोमोर्बिडिटीज़ में हम डायबिटीज़ गिनते हैं, हाइपरटेंशन गिनते हैं, हार्ट स्ट्रोक गिनते हैं, पर कैंसर हम भूल जाते हैं। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओबेसिटी या ओबीस पीपल में कैंसर का प्रमाण आजकल बहुत बढ़ते जा रहा है। टेल मी व्हाट आर द कॉमन केसेस कैंसर के इंडिया में पाए जा रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपने देखा तो फीमेल में सबसे कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर है, इन मेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट लंग कैंसर है। वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2020, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड डेथ was because of cancer. Her death was 42 lakhs worldwide. In India, had 17 lakhs because of lung cancer that can be attributed to the pollution. Second thing, इंडिया में कैंसर होने के सबसे पीछे रीज़न है टोबैको चूइंग ऑल्सो। इंडिया में टोबैको चूइंग मोस्टली नॉर्थन पार्ट्स में बहुत कॉमन है। टोबैको चूइंग की वजह से आजकल गुजरात में बहुत कैंसर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर गेटिंग ऑफ माउथ कैंसर, ओरल कैंसर। आप उनसे हिस्ट्री पूछिए, वो आपको बताएंगे जर्दा खाते हैं, दैट दे हैव अ कॉमनेस जर्दा, सुपारी एंड एवरीथिंग, एंड दे आर ईटिंग अ लॉट। टुडे ओनली आई गॉट 2 to 3 केसेस, एज 42 years, 35 years, 40s, 50 years। टोबैको चुइंग, हाँ हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? जर्दा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, या बीड़ी पी रहे हैं, तो स्मोकिंग कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ देम नोइंग दैट इट ऑल कॉजेज कैंसर, एंड यंग एज के पीपल उसमें इतना अफेक्ट हो रहे हैं। हमें ये पता है कि कॉजेस क्या हैं। ऑल्सो व्हेन आई स्पीक टू कैंसर इफेक्टेड फैमिलीज, बहुत बार सेम चीज़ सुनने को मिलती है। जल्दी पता चल जाता तो शायद बेटर इलाज हो सकता था इनका। तो हमेशा ऐसे क्यों होता है कि व्हाई इज इट दैट वी गेट टू नो एट द लास्ट स्टेज
क्योंकि बॉडी कभी कुछ तो इंडिकेशन देती होगी ना। Yes. तो क्या हम इग्नोर कर रहे हैं? लाइक व्हाई इज इट दैट वी गेट टू नो ओनली एट द लास्ट स्टेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस? Like US and UK, they are quite health concerned. तो there are certain screening programs. तो वो एक बार उनका एज 40-45 होता है तो दे जैसे फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट के लिए रेगुलर दे गो फॉर मैमोग्राम्स एवरी 2 years 3 years. तो ब्रेस्ट में जब नोड्यूल छोटा रहता है तो उसी समय वो पिकअप कर लेते हैं तो दे गेट ऑपरेटेड फॉर दैट. लाइक देर आर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर ब्लड टेस्ट तो उसके रिलेटेड वो व्हेन दे रीच 40 to 45 years दे स्टार्ट डूइंग इट एवरी ईयर्स. जैसे कुछ कॉमन ट्यूमर मार्कर्स मैं आपको बता देता हूँ. फॉर ओवेरियन कैंसर वी डू CA-125. फॉर प्रोस्टेट कैंसर वी डू PSA टेस्ट. फॉर ब्रेस्ट कैंसर वी डू CA-15.3. फॉर पैंक्रियाटिक कैंसर वी डू CA-19.9. आपको कुछ कैंसर हुआ है तो कैंसर हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए एक ब्लड टेस्ट रहता है. दैट्स अ ट्यूमर मार्कर बिकॉज ट्यूमर वो ब्लड में वो रिलीज करते रहते हैं. तो इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन पर्पज ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लिवर में एसिम्प्टोमेटिक नोड्यूल्स बहुत सारे होते हैं. नोड्यूल्स मीन्स लाइक लीजन्स. तो वो कैंसरस है कि नहीं ये देखने के लिए सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन करते हैं. तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग ऑल दैट blood test even if I don't have any symptoms. ओके. So I can catch all that early. What is the general rule for to detect that you have a cancer or not? Like any problem, कोई भी problem persistent है more than 6 weeks, तो you investigate it. Today I got a breast cancer case from I think Haryana. Okay. I asked the history of lady, nodule in the breast since 3 years. And ultimately what happened, that tumor has grown more than 10 centimeter. It has bursted outside and all pus is flowing. When I asked her, बाबा what 3 साल किया क्या आपने? नहीं ठीक हो जाएगा हम सोच रहे थे ठीक हो जाएगा. And she has took almost 3 years for that. So the major problem is screening. In India we don't do screening that much till the point it doesn't reach at the tip. जब तक वो स्टेज 4 नहीं हो जाता तब तक कोई पेशेंट दिखाने जाता नहीं है. स्टैटिस्टिकली फॉरेन में इसके अपोजिट है. लाइक एक कॉमन एग्जांपल रहता है, आई थिंक आपने बीच में पूनम पांडे का इंसिडेंट सुना रहेगा. व्हाट शी डिड वाज अ रियली रॉन्ग थिंग. उसका कोई सपोर्ट नहीं कर सकता. लाइक सर्वाइकल कैंसर, लाइक सर्वाइकल कैंसर का लिए जो स्क्रीनिंग करता है दैट्स कॉल्ड पैप टेस्ट. दैट फीमेल्स शुड the females who are sexually active and with multiple partners. So they start doing it from 21 year age. They are required to do it every 3 years. तो फिर क्या रहता है अगर आपको and because of multiple sexual partners you can get HPV infections. HPV virus का infection होता है. It's called human papilloma virus. Some percentage of the virus causes cervical cancer. तो आप अपना हाई रिस्क हिस्ट्री देख के यू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम एज 21 तो आप उसको अर्लियर स्टेजेस में ही कॉज कर सकते हैं. व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया इन द फीमेल इन द रूरल एरिया की जो फीमेल्स हैं दे गेट स्टार्टिंग डिस्चार्ज. दे आर थिंकिंग इट्स नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज. Yeah. मोस्ट ऑफ द टाइम वो बताते नहीं है. उसमें उनका 2-3 साल निकल जाता है. True. टिल द पॉइंट दैट ट्यूमर हैज ऑलरेडी मेटास्टेसिस टू द मल्टीपल पार्ट्स. यू कैन डू एनीथिंग. The one commonest complaint is like stomach pain या any tumor in the mass. It can be a case of ovarian cancer. या आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, स्टूल हैबिट चेंज हो गया है, आप डॉक्टर को दिखा नहीं रहे हो. अल्टीमेटली व्हाट हैपन, इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कोलोन कैंसर. तो द पॉइंट इज आपको कोई भी सिम्टम या कोई भी कंप्लेन मोर देन 6 weeks, दिस इज द जनरल रूल. 6 weeks से ज़्यादा है, लाइक आपको खांसी आ रही है, 6 हफ्ते से ज़्यादा आ रही है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो ठीक नहीं हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गेट इट इन्वेस्टिगेटेड. फॉरेनर्स डू, वी डोंट डू. What happens in all the stages? Stage 1 is something, stage 2, stage 3, stage 4 is like we are on the deathbed. Take us through the entire thing. Explain us कि stage 1 में क्या symptom होते हैं, stage 4 तक क्या symptom हो जाते हैं.
तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के ऐसे सिम्टम्स बहुत जनरल रहते हैं। जैसे मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आ रहा है सर्दी खांसी लेके, आई कांट स्टार्ट सीइंग देम विद अ कैंसर एंगल एवरी टाइम, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी अननेसेसरी स्ट्रेस फॉर देम। मोस्ट प्रोबेबली जो सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं वो स्टेज 4 में। तो आई वुड गो इनटू फ्यू कैंसर्स लाइक गॉल ब्लैडर कैंसर। तो गॉल ब्लैडर कैंसर में स्मॉल अर्लीस्ट स्टेजेस में उतने सिम्टम नहीं रहते हैं, बट जब ट्यूमर साइज ज़्यादा ग्रो होता है तो गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट होता है, तो कभी कभार उसको ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने की वजह से एक्सेसिव जॉन्डिस होने लगता है। तो द जॉन्डिस कैन बी बिकॉज ऑफ द लिवर ऑल्सो, हेपेटाइटिस ए बी सी और इन्फेक्शन। या जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तब हमको पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में कुछ तो इश्यू है। फिर वी गो फॉर द स्कैन, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन, व्हाट वी डू, तो वी कैन गेट इट इज़ अ गॉल ब्लैडर कैंसर। No, the commonest we get is a breast cancer. Breast cancer can be detected at an earlier stage because nodule रहता है. In females, like there is a term called self breast examination. तो आप जैसे 35 years या 40 years क्रॉस करते हैं, तो every female should habit to at least do a monthly call self breast examination, where a palm you just required to press against the breast. तो कोई भी नोड्यूल आपको मिला, अर्लियर स्टेज में मिला, तो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। हाँ, बट अगर फीमेल का एज कम है लाइक 20 या 25, इट कैन बी मल्टीपल थिंग्स। इट कैन बी इवन सिस्ट ऑल्सो, इट कैन बी फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट ऑल्सो, या इट कैन बी लाइपोमा ऑल्सो, मल्टीपल थिंग्स। तो सस्पिशन आप एज के हिसाब से लेते हो। यंगर फीमेल है तो आप उसको कैंसर पहले नहीं बोल सकते हो, यू आर रिक्वायर्ड टू रूल आउट मल्टीपल थिंग्स इनटू हर। बट अगर फीमेल थोड़े एडवांस स्टेज पे जैसे 45-50 एंड शी इज गेटिंग अ नोड्यूल इन द ब्रेस्ट, तो दैट देयर यू आर रिक्वायर्ड टू गेट सस्पिशियस दैट इट कैन बी अ ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स लाइक इम्प्रॉपर डाइट एंड एवरीथिंग, जो ब्रेस्ट कैंसर का जो एज था वो 50-60 में फीमेल्स में ज़्यादा होते थे, आजकल वो ऊपर आते जा रहे हैं। 40-45-year-old female, 26-year-old female, 23-year-old female, 30-year-old female, all the age group I am saying, that all because of these factors. तो 40 में भी अगर आपको होना स्टार्ट हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट सस्पिशियस, बिकॉज इंडिया में जो एज जैसे 55-60 में होता था पहले, आज वो बहुत ऊपर के साइड शिफ्ट होते जा रहा है। नो दिस इज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। लाइक प्रोस्टेट कैंसर के कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स रहते हैं इनफ्रिक्वेंट मैच्योरेशन। जब आप यूरिन करने जाते हैं वो रुक के होते हैं, या यूरिन करके आ जाते हैं तो उसके बाद भी वो ड्रॉप होते रहते हैं। या आपको फ्रिक्वेंट ब्लैडर इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि यूरिन आप पूरी तरह पास नहीं कर पा रहे हो, और इसकी वजह से बहुत सारा यूरिन ब्लैडर में रिटेन हो जा रहा है एंड वो आगे उधर जाके इन्फेक्ट हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग स्टेजेस के सिम्टम होते हैं। तो like I mentioned you previously, any symptom more than 6 week persistent है, get it investigated। फिर वो आपके एज ग्रुप के हिसाब से उसका सस्पिशन होगा। लाइक ब्रेन कैंसर एक रहता है। ब्रेन कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट एंड डेडलीस्ट कैंसर। नाउ आई एम सेइंग मल्टीपल केसेस। व्हाट हैपेंस नॉर्मली ब्रेन जब ट्यूमर साइज छोटा रहता है तो ब्रेन का एक एबिलिटी रहता है कि वो जैसे राइट फ्रंटल लोब में हुआ है और वो जो पार्ट फंक्शन करता है, तो ब्रेन स्टार्ट्स रीअसाइनिंग द फंक्शन टू द डिफरेंट एरिया, तो आपको पता ही नहीं चलता है और इंटरनल सारे प्रोसेस चालू रहते हैं। इट इज़ हैपनिंग बिकॉज दैट प्रोसेस इज गोइंग क्वाइट स्लोली। तब तक आपको पता नहीं चलता है जब तक उसका साइज बड़ा नहीं होता है। वन डे यू स्टार्ट गेटिंग डिजी, one day your head getting start, one day you start getting weakness in the right leg or left leg. Brain cancers are also increasing quite rampantly in India. सो फिजिकली कुछ विजिबल चेंज होता है ऊपर से और इट हैपेंस इंटरनली? It happens internally and brain cancers में mostly last stage पे ही डिटेक्ट होता है, या it can be incidental finding। जैसे ईयर का में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसका स्कैन करने गए, राइट। तब आपको उधर पता चल गया। या तो वो नोड्यूल ऐसे जगह पे हुआ है जहाँ छोटे साइज में वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर रहा है, लाइक विजन कम होते जा रहा है आपका, तो आप स्कैन करते हो तो आपको पता चलता है दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ट्यूमर।
तो अलग-अलग ट्यूमर्स के अलग-अलग स्टेजेस हो सकते हैं और उसके अलग-अलग सिम्पटम्स और एज ग्रुप के हिसाब से उनका सस्पेशन लेना होता है। दैट्स द थिंग। लाइक वन कॉमन आपको मैं बताऊँ, लाइक वन पेशेंट आई गॉट, तो बेसिकली लिम्फोमा के होते हैं केसेस। तो लिम्फोमा कॉमनली बॉडी में बहुत जगह रहता है, किधर भी होते हैं, चेस्ट, ये सब कॉमनली इधर होते हैं। बट ही वाज गेटिंग पर्सिस्टेंट स्नीजिंग एंड फ्रॉम दैट, तो अल्टीमेटली किसी डॉक्टर ने 3 to 4 मंथ्स के लिए सस्पिशन किए ही नहीं। हु विल टेल कि इधर कुछ हुआ रहेगा। राइट। और अल्टीमेटली लिम्फोमा का सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस वाला टाइप रहता है टी सेल लिम्फोमा। ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ द लिम्फोमा, हिज नोज फेल डाउन वन डे and he was without nose. What? Yes, and that was the rarest case which I saw. Literally that man was roaming without nose. And T cell lymphoma के mostly prognosis अच्छे नहीं रहते, तो that cases go like 2 to 3 years max. My God. Then how can that person, वो healing और मतलब how will treatment कैसे रहेगा फिर उनका? कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत हेट्रोजीनियस रहता है। लाइक मैं आपको एक जनरल टर्म में बोलता हूँ, हर कैंसर का ट्रीटमेंट अलग रहता है और एक कैंसर में भी बहुत सारे सब टाइप्स और बहुत सारे वैरायटीज रहते हैं। आयुर्वेदा में कैंसर को अर्बुद व्याधि बोला गया। अर्बुद अर्बुद व्याधि मतलब? अर्बुद इज टर्म विच वी यूज फॉर कैंसर इन आयुर्वेदा। Okay. Yeah, So that because is how you see cancer yeah, as. all that उसका पैथोलॉजी Hmm. बुक्स में अर्बुद व्याधि के आसपास लिखा गया है। Okay. अब आपने अर्बुद व्याधि सुश्रुत संहिता, सुश्रुत इज कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी। Father of surgery. सर्जरी, जिन्होंने सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी डिफाइन किया था, दैट्स 2000 इयर्स बैक, तो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी। तो आपने उनके बुक में अर्बुद रिलेटेड पढ़ा, तो द फर्स्ट थिंग ही इज डूइंग अ सर्जरी। वो बोल रहे इसको पहले ऑपरेट करो, वो बोल रहे पहले इसको जड़ से निकालो। इफ यू कैन गेट रिड ऑफ द ट्यूमर इन एंटायरिटी, देयर इज नो बेस्ट ट्रीटमेंट दैट। आयुर्वेदा साइंस भी वही बोल रहा है कि बाबा यू फर्स्ट डू द सर्जरी। कैंसर डिटेक्ट होता है तो वी शुड गो फॉर कीमोथेरेपीज एंड एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट आयुर्वेदा जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो बाद में आता है। इज इट द सेम थिंग? इज इट द थिंग दैट यू वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? नो, आई वुड रिक्वायर टू रीडिफाइन इट। ओके। जब भी आपके पास केस आता है, हाँ। इफ इट इज अ लोकलाइज्ड ट्यूमर लाइक अ लोकलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें आप सर्जरी इज द प्राइम इंडिकेशन। आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स, हेड एंड नेक कैंसर, लोकलाइज्ड ट्यूमर, हमको सर्जरी नहीं करवाना है। ब्रेस्ट कैंसर है, हमको सर्जरी नहीं करना है। प्रोस्टेट कैंसर है, हमको सर्जरी नहीं करना है। तो वहाँ मैं पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इफ आई कैन रिमूव दैट ट्यूमर इन एंटायरिटी, देयर इज नथिंग बेस्ट देन दैट। सेकेंड थिंग, एज अ डॉक्टर मेरे पास जब फर्स्ट केस आता है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, मुझे फर्स्ट डे ही समझ में आता है। अच्छा। When I see all the reports, where that case is going, I know. Because we see multiple cases day in and day out. क्या? We see the reports and I know how that case is going to respond. Normally, I'd never ever stop surgery. अगर वो surgical case है तो another part starts with chemotherapy and everything. Like early stage colon cancer है, तो I advise them that you will respond well to the chemotherapy, seeing all that protocols. जैसे कोलोन कैंसर का मेरे पास बहुत बार केस आता है, तो उसमें भी डिफरेंशिएशन देखते हैं कि वो कोलोन कैंसर कैसा है, वेल डिफरेंशिएटेड है, मॉडरेट डिफरेंशिएटेड है कि पुअर डिफरेंशिएटेड है। इफ इट इज़ अ पुअर डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा, मेटास्टेसाइज हो गया, मीन्स ऑलरेडी कोलोन से बाहर स्प्रेड अप हो गया है। फिर यू सी MSI स्टेटस, स्टेबल एंड स्टेबल। स्टेबल केस है, अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अनस्टेबल केसेस है तो दैट रिस्पॉन्ड वेल। तो यू आर रिक्वायर्ड टू चूज योर केस। ना आई विल गिव यू वन कॉमन एग्जांपल, लाइक वन वाइफ हस्बैंड का पूरा फाइल लेके आई, तो they were planning to start experimental chemotherapy into her husband. Okay. Already multiple sessions of chemotherapy हो चुके थे। तो at that time his weight was 45-46 something like that. I saw that case, I told आप आयुर्वेदा start कर दीजिए। Okay.
आपको चाहिए आप उसके साथ कीमोथेरेपी भी आप अपना स्टार्ट तो रखिए। दोनों पैरेलली हम कर Yeah. सकते हैं। Yeah. Normally what I do, like one day prior and one day after, I tell them to avoid Ayurveda. Like drug to drug interaction is a concern and we try to prevent it. So like Sunday is the chemotherapy plan. Saturday, Sunday, Monday. Monday. These 3 days I tell them to avoid Ayurveda. Rest other day I tell them to avoid Ayurveda. So with chemotherapy and Ayurveda we can plan. Like history of that lady. So when I told her to start the Ayurvedic treatment at the earliest, तो फिर उसके बाद वो पेशेंट का फॉलो अप आया नहीं. तो द फर्स्ट डे द व्हेन दे शी केम टू मीट मी, his weight was around 45-46. Afterward they brought me after 4 months. His weight was around 26. What? That man lost 20 20 kgs, kgs, more than 20? 20 kgs within 3 months like anything. That man has lost so much of muscle. He was sitting in the chair, he couldn't get up. And the lady was sitting in front of me. They were asking me, आप 100% guarantee दो, आप करोगे क्या? So now it's hard for us also. We know where that case is already gone. So it's very hard for us in that state. I also wanted to understand कि स्ट्रेस और ट्रॉमा से भी क्या आज लोगों को कैंसर हो सकता है? आजकल एविडेंसेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्ट्रेस इन मेल या फीमेल ऑल्सो. तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से फीमेल में स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं. अब इसके रिलेटेड एक और है, जैसे मेल में या फीमेल में एक्सेसिव स्ट्रेस अगर उनको आ रहा है, तो रिलीव दैट स्ट्रेस व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, दे आर गोइंग एंड स्मोकिंग सिगरेट्स. तो सिगरेट में निकोटीन रहता है, तो माइंड को जाके काम डाउन करता है. एंड एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से वो ज़्यादा सिगरेट स्मोक कर रहे हैं. तो व्हाट हैपेंड, सिगरेट कंटेन लॉट ऑफ कार्सिनोजेंस. तो वो एंड इट कंटेन्स निकोटीन ऑल्सो. तो बहुत सारे कार्सिनोजेंस लंग में जाके डिपॉजिट करते हैं. फिर लंग्स में डिपॉजिट होने की वजह से म्यूटेशन करके वो कैंसर कॉज करते हैं, या लंग्स में से वो कार्सिनोजन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. फिर वो ब्लैडर में जाके दे कैन कॉज यू ब्लैडर कैंसर, स्टमक कैंसर और एनीथिंग. तो स्ट्रेस की वजह से डायरेक्टली कैंसर भी, देयर इज़ नॉट डायरेक्ट कोरिलेशन, पर स्ट्रेस की वजह से आदमी और जो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है. लाइक फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू सिगरेट. सेकेंड, नो दे आर ड्रिंकिंग एल्कोहल. एल्कोहल का डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट नहीं है, बट इट इज़ अ इनडायरेक्ट कार्सिनोजेनिक इफेक्ट. तो बेसिकली जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं उनको लिवर को जाके डैमेज हो जा रहा है. लिवर को डैमेज होने की वजह से लिवर सिरोसिस हो रहा है. लिवर सिरोसिस की वजह से लिवर कैंसर के केसेस ज़्यादा मिलते हैं. तो इफ़ यू टेक अल्कोहल एंड सिगरेट बोथ एट अ टाइम, तो इट इज़ कॉजिंग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. मीन जो आपको या तो सिगरेट या तो अल्कोहल पीने की वजह से 1 टाइम्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क थे, दोनों आप जब ज़्यादा ले रहे हो, दोनों साथ में ले रहे हो, तो उसके वजह से रिस्क फैक्टर 10 टाइम 20 टाइम्स बढ़ जाता है. तो जो भी पॉपुलेशन पब ज़्यादा जा रहे हैं या अल्कोहल के साथ सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ एक्सवाइजेड थिंग, तो उन पॉपुलेशन में कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा मिल रहा है. I am just curious about one thing, like how you mentioned कि chemotherapy और allopathy and Ayurveda को हम parallelly we can go for both the treatments. But क्या oncologist जो allopathy doctors हैं, are they willing to collaborate with the Ayurvedic treatment or no? It depends on the oncologist only, medical oncologist. What happens, no, now I have got few oncologists, they have called me for collaboration also, कि मिल के कुछ स्टार्ट करते हैं. बट फ्यू ऑन्कोलॉजिस्ट आता है, वो आयुर्वेदा का अगर नाम सुनते हैं या पेशेंट बोलते हैं हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले, तो दे स्टार्ट टेलिंग एट दैट टाइम अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो हमारे पास मत आइए. बिकॉज उनका भी एक कंसर्न रहता है, दैट इज कॉल्ड ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन. Yeah. It all depend on the stages. Hmm. Like most of the time, a medical oncologist tell to take Ayurveda when they know that case is already quite advanced. Like उनके पास अभी कोई ट्रीटमेंट बचा नहीं है या पेशेंट इज अ क्वाइट फाइनल स्टेज, तो एट दैट टाइम दे टेल कि बाबा आपको जो लेना है आप ले लो.
तो दे स्टार्ट टेलिंग एट दैट टाइम ओनली। बट आई हैव मल्टीपल केसेस जहाँ वी हैव स्टार्टेड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। लाइक इन वेस्ट बंगाल आई हैड अ सर्वाइकल कैंसर केस, quite advanced stage। मैंने आई हैड डन अ वीडियो कंसल्टिंग ऑफ दैट केस ओनली, कभी उन्होंने पर्सनली विजिट भी नहीं किया। शी वॉज ऑलरेडी क्वाइट एट अ मेटास्टैटिक स्टेज। ओवर द वीडियो कॉल वी कंसल्टेड her, we dispatched her the medications. Now more than 1 year has passed. That patient is still quite well, at a good weight, walking, talking, roaming here and doing everything. Afterward that she visited her medical oncologist. In her medical oncologist wrote over the paper to continue the Ayurvedic treatment as advised. By saying that, we also get a lot of confidence कि we are doing a good job, patients are responding well. What happened, it all depend on stage to stage cases. Okay. Like late stage pancreatic cancer, they don't respond well. It is hard for them, it is hard for us also. So in such cases, I tell them that your case, I'm not thinking it will respond well. So leave over the patient also. Many time patient come to and tell sir हमको मालूम है हमारा केस अभी कुछ होने नहीं वाला है, आपको करना है आप एक बार करके देख लो। तो मेडिको लीगली ऑल्सो यू कैन डिनाई देम द ट्रीटमेंट, तो वी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दैट। तो व्हाट हैपेंड कि इन सच केसेस आयुर्वेदा ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल, बिकॉज जब कैंसर लेट स्टेजेस में आता है तो जस्ट दैट कैंसर से पेशेंट प्रॉब्लम नहीं रहता है, दे स्टार्ट फेसिंग multiple problem. Excessive pain is the commonest most problem. Excessive pain, cancer pain doesn't respond well to any treatment. Like morphine low, patient is still in quite pain. Like in Ayurveda, we use cannabis extract medication also. That help with the pain also. But patient responds for 1 to 2 weeks afterward, he starts responding. या तो आपको डोज बढ़ाना पड़ता है और पेशेंट वो लेके दिन भर सिर्फ सो रहा है। तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने में भी आयुर्वेदा के थ्रू बहुत कुछ आप कर सकते हो। लाइक पेशेंट को स्टूल पास नहीं हो रहा है लेट स्टेज में, उसके लिए आप मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हो। पेशेंट का एक्सेसिव वेट लॉस या मसल लॉस हो रहा है तो वो प्रिवेंट करने के लिए आप आयुर्वेदा स्टार्ट कर सकते हो। तो आयुर्वेदा इज जस्ट नॉट फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट, इट कैन help with the cancer associated complaints also. So it is a multifaceted approach. वी सी दैट कैंसर रिलैप्स भी हो सकता है। लाइक रिसेंटली आयुष्मान खुराना की वाइफ फिल्म मेकर ताहिरा कश्यप, उनको 2018 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था विच शी फॉट सक्सेसफुली। बट अभी रिसेंटली 7 साल बाद उनको कैंसर फिर से रिलैप्स हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू सी फ्रॉम आयुर्वेदा, आप कैसे देखते हो कि कैंसर लोगों को रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं आफ्टर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट? It all depends on the आपका जो इनिशियल कैंसर है वो किस स्टेज पे डायग्नोज हुआ है। लाइक इफ इट इज़ अ लोकलाइज्ड ट्यूमर, ट्यूमर आपका स्मॉल है और उसको सर्जरी करके निकाल दिया एंड आफ्टरवर्ड दैट दे स्टार्ट मोस्टली हार्मोन ब्लॉकर्स। अगर अर्लियर स्टेज का ट्यूमर है उसको आपने निकाल दिया है, हार्मोनल ब्लॉकर्स के साथ आप आयुर्वेदा का रसायन थेरेपी भी ले रहे हैं एट अ क्वाइट अर्ली स्टेज। तो ऐसे केसेस में रिलैप के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इफ़ आपका प्राइमरी ट्यूमर का साइज़ ज़्यादा है, वो एक्जिला में स्प्रेड अप हुआ है, फिर आप उसका सर्जरी करके कीमोथेरेपी करके आप उसको कंट्रोल में लेके आ रहे हैं, बट ऐसे केसेस में रिलैप के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं हमेशा पेशेंट को एक ही चीज़ एडवाइस करता हूँ, आपको आयुर्वेदा स्टार्ट करना है आप अर्ली स्टार्ट कीजिए। मोस्टली जैसे now have got treated, there is 2 term we generally use in cancer, post surgery. जैसे पोस्ट सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी लिया एंड आई डू अ स्कैन तो बॉडी में किधर लीजन नहीं मिला, तो दैट स्टेज आई कॉल इज नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर एनीवेयर इन द बॉडी। क्या मुझे कैंसर फ्री बुलाया जा सकता है उस स्टेज पे? नहीं। एट दैट स्टेज आई डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ ट्यूमर इन माई बॉडी। तो नॉर्मली क्या रहता है कि इन फर्स्ट 2 years जो रहता है उसमें कैंसर रिलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन 5 years तक अगर आपको कैंसर नहीं आया तो यू आर डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री। इसका मतलब ये है कि आपको रिलैप्स होने के रिस्क अप टिल 5 years या उससे भी ज़्यादा कई सारे केसेस भी होते हैं। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को एनकरेज करता हूँ कि आपको रिलैप्स से बचना है, आप आयुर्वेदा जल्दी इनिशिएट कीजिए, जल्दी खाइए
मोस्टली व्हाट हैपेंस विद अस या विद आयुर्वेदा कि कैंसर रिलैप्स हो गया है, कैंसर एडवांस स्टेज पे चला गया है, फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने। तो उस स्टेजेस पे उन पेशेंट को ट्रीट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है या टफ हो जाते हैं। बट अगर वही ग्रुप ऑफ पेशेंट या वही क्लास ऑफ पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आए, जस्ट सर्जरी हो गया, जस्ट कीमोथेरेपी हो गया, अब हमको रिलैप्स नहीं चाहिए। तो उस स्टेजेस में आयुर्वेदा में अलग-अलग प्रकार के रसायन थेरेपी या कई अलग-अलग प्रकार के ट्रीटमेंट बताए गए हैं। जो अर्ली स्टेजेस में अगर इनिशिएट किए जैसे अश्वगंधा, हल्दी, पिपली, गुड़ुचि, ये अलग-अलग प्रकार के हर्ब्स और बहुत अलग-अलग प्रकार के हर्बो मिनरल ड्रग्स भी बताए गए हैं। ओके। जैसे सुवर्ण सिंदूर, रजत सिंदूर इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो अगर उनका स्टेज के हिसाब से अगर उसको अर्ली इनिशिएट किया, तो पेशेंट में कैंसर रिलैप्स से प्रिवेंट किया जा सकता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस और चैलेंजेस हैं? आई थिंक द फर्स्ट चैलेंज इज़ द पेशेंट जब हमको अप्रोच कर रहे हैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए, तो ऑलरेडी अर्लियर को एक एडवांस स्टेज पे आ चुके रहते हैं। दैट्स व्हेन दे अप्रोच यू। देन दे अप्रोच अस एंड दे आस्क अस कि आप 100% गारंटी देते हो क्या? तो मेरा पेशेंट को एक ही चीज़ बोलना रहता है। आई फर्स्ट मेक देम सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड ऑलवेज डिस्कस स्टेज विद देम कि देखो ये स्टेज है, ये स्टेज है, ये सब टाइप है, वो सब टाइप है। इसको ट्रीट करना आसान है, इसको ट्रीट करना हार्ड है। आई एक्सप्लेन देम एवरीथिंग एंड माय लास्ट लाइन इज टू देम एवरी टाइम वन थिंग व्हिच इज़ हार्ड फॉर आयुर्वेदा टू ट्रीट, इट्स हार्ड फॉर अस आल्सो। मीन्स अगर पेशेंट एडवांस स्टेजेस में आ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल से होता है या वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। बट अगर वही पेशेंट अर्लियर स्टेजेस में आए, हमसे ट्रीटमेंट लिए, तो पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग थिंग है कि पेशेंट का वेट लॉस। आजकल क्या हो रहा है कि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस का भरमार हो गया है। कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, एक्सट्रीम डाइटिंग करो, दिस करो, दैट करो, शुगर मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कि पेशेंट अपना वेट लॉस बहुत कर ले रहा है। आई हैड गॉट वन यंग फीमेल विद अ केस ऑफ सार्कोमा। तो शी हैज़ विजिटेड सम XYZ वेरी नोन है Ayurveda. They claim that they treat cancer through Ayurveda. ओके। They had given her extreme dieting chart. So within a matter of month, that lady lost 6 kgs. From 48 kgs, she has dropped to 42 kgs. Like I had a one lung cancer case. Husband made his wife to do all that extreme dieting. That lady lost lung cancer case 20 kgs. Afterward that she has got bound to wheelchair because muscle loss इतना हो गया था कि वो उठ बैठ नहीं पा रही थी। When I asked the husband कि बाबा ये किसने आपको बताया इतना डाइटिंग करने के लिए? इट वाज No, ओनली I मी। learned all through the YouTube. I learned all through the Google. तो what is happening now in the name of Ayurveda? बहुत सारे मिसकंसेप्शन मार्केट में प्रचार किए जा रहे हैं। तो एंड पेशेंट कम टू अस विद एक्सट्रीम वेट लॉस, दैट इज अ ग्रेट चैलेंज टू देम। दैट्स द थिंग। इनफैक्ट नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अभी बीच में कहा था कि मैंने अपनी वाइफ की स्टेज 4 थी और मैंने 40 डेज में लाइफस्टाइल चेंजेस से उनको पूरा रिकवर कर लिया। इज दिस पॉसिबल? आई एम अ मैन ऑफ साइंस, तो आई डोंट बिलीव एंड आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। मॉडर्न ट्रीटमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा एंड जो भी उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसने भी एडजुवेंट रोल प्ले किया रहेगा उसमें। बट वो सिर्फ नीम का जूस या जो भी पत्ता वो बोल रही है पी के हमने अपना कैंसर ट्रीट किया है, तो एट अ पर्सनल लेवल इज हार्ड फॉर मी टू बिलीव। इट इज़ क्वाइट कॉमन इन द मार्केट नाउ। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझे भी फ़ोन कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब हम अश्व पान पत्ता, नीम का पत्ता, ये पत्ता मिला के सब पी पी रहे रहे हैं, हैं, हाँ। क्या इससे कैंसर ट्रीट हो जाएगा? तो एवरी टाइम टेल देम कैंसर इज़ अ हार्ट डिसीज़। कैंसर आपका कोई सर्दी खांसी नहीं है जो आप घरगुरुती इलाज करेंगे वो ठीक हो जाएगा। इन रूरल एरियाज यू सी वो लॉट ऑफ होम और रेमेडीज करना प्रेफर करती हैं। मुझे उनको हमेशा बोलना पड़ता है बट कैंसर इज़ अ टफ डिसीज, इट्स नॉट अ इजी डिसीज। अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किए, सही इलाज नहीं लिए, मॉडर्न आयुर्वेदा वो आपका पार्ट है। पर दोनों में से अगर कुछ अर्ली इनिशिएट नहीं किए तो फिर आपके लिए वो मुश्किल जाएगा। You also mentioned
शुगर तो बहुत लोगों के दिमाग में ये है कि शुगर भी कैंसर सेल्स को और बढ़ाता है, तो इज़ इट अ मिथ और एक्चुअली ये होता है? आई थिंक फर्स्ट थिंग आई वुड टेल यू दैट इज अ मिथ, क्योंकि बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए रहता है, ठीक है। अभी रिसेंट में रिसर्च वर्क हुआ है कि एक्सेसिव शुगर इनटेक is harmful for a normal person also. Excessive sugar intake will be harmful for a cancer patient also. So both are required to avoid excessive sugar. Excessive टी आप पी रहे जिसमें excessive sugar है वो आपके लिए भी harmful है, वो मेरे भी harmful है, बट बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। शुगर और कैंसर का ये अभी रिसेंट रिसर्च वर्क में कोई रिलेशनशिप मिला नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप अपना डाइट प्रॉपर नहीं रखेंगे और अगर आप अपना ओरल इंटेक प्रॉपर नहीं रखेंगे, कैंसर विल डू इट विल रिलीज सर्टेन एंजाइम्स, तो वो बॉडी में सर्कुलेट होगा, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग ऑल द मसल्स विच यू आर हैविंग, आफ्टरवर्ड इट विल start causing you excessive muscle loss and it can exaggerate your cancer more. तो I always tell my patient कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए। देर आर टू सिंपल डाइट। इफ़ यू आर अ वेज तो हरे रंग का अक्खा मूंग मिलता है, मूंग का दाल, अक्खा मूंग का दाल आप पतला सूप बनाओ, ओके। आप उसको डेली दिन में एक बार पीजिए, बिकॉज इट इज़ गुड इन प्रोटीन, इट इज़ गुड इन कार्बोहाइड्रेट्स, लॉट ऑफ मिनरल्स हैं। वो आप बना के पियेंगे, पचने में हल्का है, आपको उसमें जो भी मसाला मिलाना है आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला दिस लीजिए। इज़ समथिंग एनीबॉडी कैन टेक। एनीबॉडी कैन टेक। हुँ, तो उससे आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेट मेंटेन रहेगा। ओके। इफ दे आर नॉन वेज तो मैं उनको बोलता हूँ आप 50 ग्राम मटन लेके आ जाइए। आई स्पेसिफिकली टेल देम टू अवॉइड चिकन, व्हाई? बिकॉज आपको मालूम है चिकन आजकल स्टेरॉइड दे दे के ही बड़े किए जा रहे हैं, हुँ, बिकॉज एक्सेसिव वही एक तरीका है। तो व्हेन यू बॉइल देम ऑल दैट गोज इनटू योर बॉडी, तो दैट चिकन अ नॉर्मल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड, दैट अ कैंसर पेशेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अवॉइड। इन आयुर्वेदा में बकरी का मांस अच्छा बोला गया है, इज टू मेंटेन दैट डाइट, उनको सारा न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट टू क्योर द कैंसर, it is to help them with the health and weight. कैन यू टेल मी टॉप 3 फूड आइटम्स व्हिच कैन हेल्प ट्रीट कैंसर? I think, like we previously discussed, the commonest thing is you can include haldi in your diet. Like haldi में curcumin होता है, it has an anti-inflammatory property and it has anti-cancer properties. Second food item you can use गुड़ुची। गुड़ुची भी उसका साइंटिफिक टर्म है टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गुड़ुची का टैबलेट्स आता है कॉल्ड शमनीवटी। ओके। इफ यू इंक्लूड इन योर डेली डाइट, गुडुची इज़ अ जैगरी और नो नो गुडुची गुड़ुची इज इज़ अ अ हर्ब? हर्ब। ओके। तो वो आप अगर डेली अगर एक टैबलेट या 2 टैबलेट खाते रहे, हुँ, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, ऑलराइट। it will help you with the cancer also. Third, you can use daily herb form, like you can include ashwagandha, because what happens to most of the cancer patients जो रहते हैं बहुत stress level में रहते हैं, ashwagandha will help you to reduce that stress also. Ashwagandha can help you with the sleep also. Ashwagandha can help you with the appetite also. One extra I can tell, like research work is telling, जैसे नॉर्थ इंडिया में भी कॉमनली यूज सरसों का तेल, या। तो नो रिसर्च इज स्टार्टेड कि सरसों के तेल में ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं हुँ, जो कैंसर नॉट टू ट्रीट बट कैंसर के इलाज में आपका मदद कर सकता है। ओ तो जो आप अपने खाने में मीठा तेल यूज कर रहे हो जैसे ग्राउंडनट ऑयल, हुँ, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन उसके ऑयल, बदले आप सरसों का तेल सरसों का यूज तेल कीजिए। यूज़। इट विल हेल्प विद द एपेटाइट ऑल्सो एंड एवरीथिंग। सो देयर इज़ हल्दी, गुड़ुची, गुडुची, there is ashwagandha, अश्वगंधा, and one extra point you can use sarson tel in your diet. सरसों का तेल। ऑलराइट। डॉक्टर टेल मी व्हाट आर सम ऑफ द आइटम्स इन द इंडियन किचन दैट कैन कॉज़ कैंसर? Previously what used to happen no, कि इंडियन में किचन में जो भी डाइट रहते थे वो सब नेचुरल रहते थे। लाइक आप आज भी विलेज एरिया में गए तो जो भी उनके खेत का उगाया हुआ विदाउट पेस्टिसाइड वो सब नॉर्मली यूज़ करते थे। बट आजकल इंडियन किचन में भी फास्ट फूड का बहुत आ गया है। लाइक एक कॉमनली आजकल इंडियन किचन में वीकली वंस बनाते हैं चाइनीज़ भेल।
तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ चाइनीज़ भेल के साथ वो आप जो रेड कलर का चटनी खाते हैं, डर नहीं लगता है आपको उसको देख के? बिकॉज़ वन्स यू रोटेट योर फिंगर इनटू दैट एंड यू वॉश इट, It's a रेड food color. कलर एजेंट्स। Yeah. तो इफ यू टेक दैट डेली रेगुलरली या वीकली वंस तो आपको नहीं लगता है कि आपको वह कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होगा। सेकंड थिंग, आप जो भी फल फ्रूट खरीद के आ रहे हैं, तो क्या आप उसको प्रॉपर्ली वॉश कर रहे हो? क्योंकि इसपे बहुत सारे पेस्टिसाइड गिरे हैं। तो डोंट यू थिंक अगर आप वो खाओगे तो आपको अगर रेगुलरली खाते रहे बहुत साल तक, कैंसर आपको हो सकता है। थर्ड मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ कि मोस्टली आजकल लोअर मिडल क्लास या लोअर क्लास फैमिली में जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो ऑयल चेंज ही नहीं करते हैं। तो उसमें अलग-अलग प्रकार के फैटी एसिड्स बनने लगते हैं। उस फैटी एसिड का आप आइटम खाओगे या उसी में आप वड़ा तल के खा रहे हो या कुछ जो ऑयल आपने बहुत बार यूज़ किया है, वो आप अगर खाते रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। Okay. कि इंडियन का जो डाइट हैबिट था, उसको हमेशा देखना चाहिए कि ब्रिटिश आने के पहले हमारा क्या डाइट हैबिट था और ब्रिटिश जाने के बाद हमारा क्या डाइट हैबिट रह गया। तो ब्रिटिश आने के पहले व्हाट ही यूज्ड टू डू, मॉर्निंग का जो खाना रहता था वो सबसे हेवी रहता था। आफ्टरनून को हल्का खाते थे और शाम को बहुत हल्का खा के 6 या 7 बजे तक लोग सो जाते थे। अभी क्या हो रहा है? लोग मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं जो हल्का हो रहा है, लंच को हेवी कर रहे हैं और डिनर सबसे ज़्यादा हेवी आइटम खा रहे हैं। जबकि नॉर्मली हमारा बॉडी जिस हिसाब से प्रिपेयर किया है, लाइक वी शुड टर्न, बट ब्रिटिशर्स ने आके हमारा डाइट हैबिट बदल दिया। न्यू रिसर्च हुआ है कि रूरल एरिया में जो लोग सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं और अर्बन एरियाज में सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, रूरल एरियाज में भी अगर वो सेम अमाउंट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं और अर्बन एरिया में भी, अर्बन एरिया में जो रह के सेम अमाउंट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, उनमें कैंसर का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल एरियाज। Because of pollution. अभी आपने कभी रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखा रहेगा, एक बीड़ी उनके मुंह में हमेशा साइड में रहती है, Yeah. दे स्मोक बीड़ी लेके लेते। कैंसर का प्रमाण उनमें कम है, बट वही अगर आप अर्बन एरिया में आए और वही सेम अमाउंट से अगर वो सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग करे, तो इन पॉपुलेशन में कैंसर का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि आपका डाइट क्या है, आपका एपेटाइट क्या है। वन रीज़न इज़ कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हो। आयुर्वेद में एक टर्म लिखा गया है कि ब्राह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुष। जैसे आप ब्राह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो आपका आयुष्य या हेल्थ अच्छा रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त हाँ, क्या टाइम होता है? अभी ब्राह्म मुहूर्त का मिसकंसेप्शन लोगों को है 6 बजे। Okay. अच्छा, आपने कभी प्रेमानंद महाराज जी का रील देखा है? वो कितने बजे काफ़ी उठते हैं बार। आपको मालूम है? नहीं। सुबह 3 बजे, साढ़े 3 बजे। हाँ, माय मॉम वाज़ आल्सो टेलिंग मी कि मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। मैंने बोला 3 बजे तो भूतों का टाइम होता है। शी इज़ लाइक नो इट्स अ ब्रह्म मुहूर्त। तो सो 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त। हुँ। तो आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अर्बन एरिया, आज भी आप गाँव में जाइए, मेरी मॉम 4 बजे उठ जाती है हुँ। और फादर 5 बजे तक उठ जाते हैं। अर्बन एरियाज़ में आइए, वही 11-11 बजे तक बिस्तर पे लेटे हुए हैं। ऑल दैट थिंग कॉजेज़ जो बॉडी का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है और ऐसे केसेस में कैंसर का प्रमाण काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो ये सब सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर इज़ वन मिथ कि कैंसर हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है। कुड दिस बी अ पॉसिबिलिटी कि अगर एक पेरेंट को है तो बच्चे को भी शायद हो सकता हो? डेफ़िनेटली इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास जो भी कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, वी ऑलवेज़ आस्क देम फॉर अ फैमिली हिस्ट्री। अब उसमें भी आपको देखना रहता है कि ही इज़ अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकंड डिग्री रिलेटिव। व्हाट इज़ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव? माय सिस्टर इज़ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माय फादर इज़ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माय मदर इज़ द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, इमीडिएट फैमिली। या माय कज़िन ब्रदर इज़ अ सेकंड डिग्री रिलेटिव। तो जितने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपके फैमिली हिस्ट्री में ज़्यादा रहेंगे, तो उनमें कैंसर का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक यस्टरडे आई गॉट अ हेड एंड नेक कैंसर केस। मदर हैज़ अ कैंसर, सिस्टर हैज़ अ कैंसर। तो ये एक जेनेटिक प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि आप में कैंसर का कितना रिस्क है। फैमिली में कोई जेनेटिक म्यूटेशंस रन कर रहा है, सिर्फ उसकी वजह से कैंसर होगा ऐसा नहीं है। उसके साथ आप जो इम्प्रॉपर डाइट रख रहे हो,
आप डेली एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, आपके मन में आ रहा है जो खा रहे हो, आप ओबीज हो, जेनेटिक म्यूटेशंस या जेनेटिक ससेप्सिबिलिटी ये सब उसको जाके ऐड करता है, फिर जाके कैंसर का रिस्क बढ़ता है। पर जनरली देखा गया है कि अराउंड 5 to 10% ऑफ जो कैंसर्स रहते हैं उसके पीछे हेरिडिटरी एक रीज़न हो सकता है। तो इसके लिए अगर बहुत सारे रिलेटिव्स हैं फैमिली में, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको जेनेटिक स्टडी करने को बोला जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा जीन म्यूटेटेड है या व्हाट जीन इज़ कॉजिंग दैट कैंसर इन द फैमिली। फिर वो पर्टिकुलर पेशेंट को मैं स्पेसिफिक करता हूँ, आप लाइफ में कभी स्मोकिंग मत कीजिए, आप डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए, आप खुद को ओबीज मत होने दीजिए। तो इससे आपका कैंसर का रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। इट विल कम बैक टू नॉर्मल नहीं, रिस्क वो एक मेंटेन रहेगा, पर आप जो कम कर सकते हो उसके लिए आप ट्राई करो। अनदर थिंग आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद क्या कोई लेडी बच्चा पैदा कर सकती है? कैंसर जो रहता है इट्स मोस्टली हार्मोन रेस्पॉन्सिव रहता है। तो व्हेन अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट देयर आर मल्टीपल हार्मोन्स गेट एक्टिवेटेड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ब्रेस्ट कैंसर के समय अगर प्रेगनेंसी या आपको ब्रेस्ट कैंसर है और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो कैंसर फ्लेयर अप हो सकता है। तो यू कैन हैव बेबी जनरली बोलते हैं आफ्टर 5 years, कि जब आपको कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया जाए। दैट इज़ वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज़ दैट कि आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें आप अलग अलग प्रकार का कीमोथेरेपॉटिक ड्रग्स ले रहे हैं। तो व्हाट दैट कीमोथेरेपॉटिक ड्रग्स इट गोज इनटू द ओवरी। पहली बात, बहुत सारे एग्स को वो मारता है, जो रिमेनिंग एग्स रहते हैं उनको जेनेटिक म्यूटेट भी कर देता है। ओह! ठीक है, तो चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबीज़ या तो मल्टीपल एबॉर्शंस आपको हो सकते हैं, या तो बेबी जो जेनेटिकली प्रॉपर नहीं है, माइंड प्रॉपर नहीं है, या तो कोई ऑर्गन, लाइक यू कैन आई कैन एक्सप्लेन मल्टीपल टर्म्स। टिल 5 years आपको नहीं करना चाहिए ट्राई, बिकॉज ओवरी का रिजर्व देखा जाता है। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, लाइक फीमेल है, शी वांट अ बेबी, तो क्या किया जाता है कि उसका कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले एग्स एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। या मेल है, उसको कैंसर का ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले उसका स्पर्म बैंक में स्पर्म उसका प्रिजर्व किया जाता है। हुँ। लाइक इट इज प्री कीमोथेरेपी एग, या इट इज अ प्री कीमोथेरेपी ड्रग जिसका उसके साथ कांटेक्ट नहीं है, वो जेनेटिकली नहीं उतना मॉडिफाई हुआ है। तो फिर उस केस में वो जो प्रिजर्व्ड एग या प्रिजर्व स्पर्म लेके दे कैन डू दैट फर्टिलिटी प्रोसीजर्स। ऑलराइट। क्या हम यंग एडल्ट्स में कैंसर देख रहे हैं आजकल? यंग एडल्ट्स में कैंसर मोस्टली देखा जा रहा है। रीज़न्स क्या है? उसके पीछे मोस्टली रीजंस आजकल कॉमनली मेल्स या फीमेल्स में मल्टीपल्स सेक्सुअल पार्टनर्स होने का ट्रेंड बढ़ गया है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि एक कॉमन उनको इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एचपीवी इन्फेक्शन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब ना जिस भी फीमेल के या मेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, जैसे फीमेल को है, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण काफ़ी बढ़ते जा रहा है। या मेन टू मेन जिनका सेक्सुअल कांटेक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से एनल कैंसर का प्रमाण काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और अभी क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स में ओरल सेक्स का भी बहुत ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एचपीवी प्रीवियसली विच वाज जेनिटल रिलेटेड कैंसर्स, तो आजकल माउथ कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, ओरोफैरिंजियल कैंसर्स विच इज़ एचपीवी रिलेटेड, तो ये कैंसर्स का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। इनके इनिशियल सिम्पटम्स क्या रहते हैं? इट इज़ लाइक वॉट एवर द कॉमन कैंसर विच यू आर हैविंग, बट देर इज़ वन पॉजिटिव एस्पेक्ट, हुँ। लाइक ये ट्रीटमेंट को जनरली अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और इनका क्योर रेट अच्छा है, अर्ली डायग्नोस किए, तो जिस एचपीवी रिलेटेड जो कैंसर्स रहते हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। Supposedly, like I want to understand if say a person has multiple
सेक्सुअल पार्टनर्स, तो उनको पहले कब इंडिकेशन मिलेगा, लाइक बॉडी क्या इंडिकेशन देगी? इज़ इट लाइक कि उनको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और उनकी साइकिल इर्रेगुलर हो गई है? लाइक फॉर अ फीमेल एंड फॉर अ मेल क्या इनिशियल सिम्पटम्स रहते हैं बेस्ड ऑन व्हिच दे कैन फ़ील कि अरे आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड सी कि मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जैसे फीमेल्स में अगर उनको एचपीवी रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो लाइक जनरल कैंसर दे कैन गेट एक्सेसिव ब्लीडिंग, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, मेंसेस का डेट नहीं आया तो भी वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ अ सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल. तो एवरी टाइम वी आस्क देम अ हिस्ट्री. अगर मेल है, दे कैन गेट अ नॉन हीलिंग अल्सर या कोई लम्प फील हो रहा है, तो व्हेन वी आस्क देम अ हिस्ट्री दे गिव अस अ हिस्ट्री. लाइक अगर एनल सेक्स का बहुत प्रमाण बढ़ गया है मेल टू मेल में, तो उनमें एक एनल वॉट बन सकता है. एनल वॉट के बाद वो नॉन हीलिंग बढ़ के कैंसर का एक रूप ले सकता है. फ्यू मंथ्स बैक आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम साउथ. तो दैट पर्सन फोन कॉल्ड मी एंड टोल्ड सर मुझे मुंह में कैंसर हो गया और वो एचपीवी रिलेटेड है. तो आई टोल्ड हिम ठीक है, तूने कुछ बायोप्सी किया, तूने कुछ टेस्टिंग किया? नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, बट आई एम कन्फर्म कि दैट आई हैव एचपीवी रिलेटेड बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ जेनेटिक टेस्टिंग इनटू दैट. जब आपको वो जीन मिलते हैं तब आप बोलते हो कि बाबा ये एचपीवी रिलेटेड है, नहीं तो इट कैन मल्टीपल कॉजेज बिहाइंड दैट. बट ही वाज डैम कन्फर्म कि बाबा it is a HPV related. Like, how you can tell so confirm? No, sir. Past back 3 to 5 years, I had multiple oral sex, ओके. and afterward only I have having this complaint. तो आई एम डैम श्योर कि ये भी जो मुझे ओरोफैरिंजियल कैंसर हुआ है, it is HPV related. Still, I told him no. First, you will have to go for the proper testing, biopsy, and everything. Later, we can decide. But there is one good aspect into that. All this cancer usually respond well to the treatment. And this is becoming very common among Yeah, adults, it is young becoming. adults. Yeah, it is becoming very common. Yeah, it can cause increase of cancer load in the future also. Proper sexual hygiene is required to be maintained in such youngsters. Thank you so much, doctor, for giving us your time. I think we've learned a lot and a lot of information about cancer and how it can be treated through Ayurveda treatment. So thank you so much and thank you for being on Journey of Giants. Thanks a lot. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके सपोर्ट से और भी बेहतर गेस्ट हम अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. प्लीज शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट.